नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिख रही है। एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना रहा है और इस बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार आज इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद पास कर सकती है। जैसे ही ये अटकलें चली है तभी देश में नई बहस शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैर संवैधानिक बताया गया है। तस्वीरें आप देखिएगा, लेकिन एक देश एक चुनाव का बीजेपी नेताओं ने समर्थन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन राशन को जनमत चाहता है, जनता चाहती है, जनता के मन में भी यही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जो जनमत चाहता है, देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। देश के अंदर हर 2-4 महीने में चुनाव आ जाते हैं, इसलिए ये बात सही है कि उससे देश की बहुत बड़ी धनराशि की बचत होगी, समय जाया नहीं होगा, सरकारों को काम करने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जो जनमत चाहता है, देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। देश के अंदर हर 2-4 महीने में चुनाव आ जाते हैं, इसलिए ये बात सही है कि उससे देश की बहुत बड़ी धनराशि की बचत होगी, समय जाया नहीं होगा, सरकारों को काम करने का अवसर प्राप्त होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को। वो तो इसकी वकालत कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है और संगठन भी वही है। हालांकि केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव को लेकर बनाए जा रहे माहौल पर विपक्ष आग बबूला हो गया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। वहीं कमलनाथ ने भी इसे संविधान के खिलाफ बताया। जरा सुन लीजिए क्या कहना है विपक्ष का। नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा भंग कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और लोकसभा कराना चाहते हैं। पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का
3 मिनट काट दीजिए, बंगाल में आप कह रहे काट दो, ऐसे तो ना हो जाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे ओबीसी और कमलनाथ को। वो कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। इस पर यदि वो चाहे तो अपने जहां राज है वहाँ भंग करा दे, वो जैसा कमलनाथ कह रहे थे। लेकिन आप समझिएगा कि हम इसको समझाने का प्रयास भी करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। पहले मैं मिलवा देता हूँ अपने मेहमानों से, आपको मिलवाता हूँ। मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ है इस वक्त हितेश वाजपेयी जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। और साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी हैं, सांसद है, पूर्व सांसद रहे कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता है, इस समय कई जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा जी, अब जिस तरह की बातें 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया, कहा यह जा रहा है कि इस सत्र में करीब 5 बैठकें होंगी, 10 से अधिक विधेयक को पास होने की संभावना है और एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है सरकार। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या? देखिए सैनी जी, ये सरकार को और स्पीकर साहब को सत्र बुलाने का अधिकार है जी। जब कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय हो उस पर एक 15 दिन का या जो भी निर्धारित समय है देकर, नोटिस देकर सत्र को बुलाया जा सकता है। पर जहां तक वन इलेक्शन वन नेशन का विषय है, ये अभी तो विचाराधीन ही नहीं हुआ। राज्यों ने कोई मांग नहीं करी, जनता से कोई मांग नहीं आई, किसी भी फोरम पर कोई डिस्कशन नहीं आया। अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली बात है। इससे बेहतर होता कि ये चर्चा होती फेयर इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन जो आज एक बीमारी बन गई है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन की ज्यादा जरूरत है, फेयर इलेक्शन की ज्यादा जरूरत है। ये देश की आवश्यकताएं हैं। इन पर कोई यदि विधेयक लाया जाए, इस पर कोई विचार किया जाए तो वो स्वागत योग्य कदम होगा और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला बात होगी। दूसरी बात ये देखिए कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कही है, ये संविधान के हिसाब से संचालन क्यों नहीं करना चाहते देश का, या संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाना चाहते? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और जिस बात को ये कर रहे हैं, ये बिल लाना चाहते हैं, वो संविधान संशोधन करके लाना चाहते हैं। माने कभी भी संविधान की मर्यादा को मानते हुए डेमोक्रेसी को नहीं चलाएंगे। ये मनमानी करेंगे, डाइवर्जन करेंगे, दिमाग इधर से उधर दौड़ाएंगे। जो इंडिया एक गठबंधन बन गया है विपक्ष का, जो इनके ही अहंकार की परिणति है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जो इनने वायदे किए थे कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे और 400 लाख करोड़ रुपया काली धन ले आएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएंगे। सर, लेकिन ये इसमें बुराई क्या यदि हो जाता? सर, बुराई क्या सर हो जाता? वन नेशन वन इलेक्शन यदि हो जाता है तो इससे तो फायदा ही होगा। नहीं, इससे और अच्छा फायदा होगा सैनी जी, यदि ओनली वन इलेक्शन कर दो आप तो। वन नेशन वन इलेक्शन माने सिर्फ अकेला लोकसभा के चुनाव करो, आप तो खत्म ही कर दो स्टेटस विधानसभाओं का। आप सेंट्रल रूल्ड स्टेट्स का भी इलेक्शन खत्म कर दो जी। वन इलेक्शन वन नेशन और ओनली वन इलेक्शन। इसको यदि ऐसा कर दिया जाए तो और खर्चा बचेगा, एक अधिनायकवादी ताकतें पावरफुल हो जाएंगी और जिस संरचना जी 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 28 रियासतें देश में बनाई गई, इन सबका गला घोटने वाला काम कोई और नहीं कर रहा, ये भाजपा की सरकार और मोदी जी ही कर रहे हैं। चलिए, मैं समझ लेता हूं सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़े। नहीं करेगी जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, क्या माना जाए कि केंद्र की सरकार इस तरफ बढ़ चली है? देखिए जी, एक बात तो तय है कि आज जैसा कि हम सुन रहे हैं, खबरें सब के सामने, विशेष सत्र बुलाया गया है 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में। तो स्वाभाविक है कि कुछ स्पेशल प्लानिंग मुझे लगता है कि देश के हुक्मरानों के पास है, जो संसद के पटल पर रखी जाएगी। तो बहरहाल पहली लाइन तो हमारी यही है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। और रहा सवाल वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो देखिए सब भारतीय जनता पार्टी तो जानी और मानी ही इसीलिए जाती है कि हम भारत का पुनर्निर्माण करने आए हैं। तो जितनी भी चुनौतियां हमें 70 साल में महसूस होती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी चुनौती है बिखरा हुआ चुनावी कार्यक्रम, कैलेंडर ऑफ इलेक्शंस, जो लगभग हमारा हर साल में क्वार्टर ऑफ द ईयर बर्बाद करता है।
पैसा, बाकी सब चीज़ें आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से उसमें इस्तेमाल होता है, सब होता है। तो क्यों ना हम इसको आज जब हम पूरे देश में एक योग्यता और एक परीक्षा की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं हम, या गेट सेट नेट की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तो क्लैट की बात करते हैं, तो भाई एक इलेक्शन करके नेताओं का चयन क्यों नहीं किया जा सकता? तो उससे तो सहूलियत ही होगी ना। तो जब सारी परीक्षाओं को आप देख रहे हैं कितनी सरलता से हो रही है, सहजता से हो रही है, खासतौर से नीट को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो पूरे देश में सब लोग जिसको MBBS करना है वो उसमें भाग लेता है, चाहे वो कहीं का भी हो। एक बार परीक्षा होती है, साल भर तैयारी करता है। इसी प्रकार PG की होती है। तो इसी प्रकार से यदि नेताओं का चयन भी एक बार होता है तो इसमें मैं नहीं समझता कोई बुरा। सब अपनी तैयारी करके आए, घबराते काहे को है? और देखिए क्या होता है, संविधान अब तो देश की भावना की अभिव्यक्ति है, तो संविधान तो साफ बदलता भी है, और ऐसा थोड़ा ना है कि एक बार लिख दिया तो सभी समय काल खंड में वैसे ही चलेगा। और हम लोग तो आए इसीलिए हैं कि देश की भावना, देश की चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझते हुए जो किया जा सकता है, जनता इसीलिए तो हमको सत्ता में बिठाती है जी। जनता हमको बोफोर्स घोटाले के लिए, CWG के लिए और इन सब घोटालों के लिए थोड़ा ना बिठाती, जिसके लिए एक नया नारा दे रहे थे प्रताप भानु शर्मा जी, फेयर इलेक्शन, और आगे क्या डिफेक्शन कुछ बोल रहे थे वो जी, एंटी डिफेक्शन, फेयर इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन जी। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक बात और सुनिए, अब वो बोलते केंद्र शासित राज्यों के चुनाव। अब ये केंद्र शासित राज्य मेरी तो समझ में नहीं आया क्या होते हैं डेमोक्रेसी में। तो वो तो झोंक में कुछ भी बोल जाते, गुस्से में बोलना है ना उनको, भाई सोच समझ के बोलेंगे तो फ्लोर पर बोलेंगे। सर बहुत अच्छे से बोल रहे जी। नहीं, वो तो गुस्से में बोल गया है, उनको सीनियर आदमी है, हमको उसमें नहीं उलझना है। लेकिन इस देश में बाइकैमरल व्यवस्था है, इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, इस देश के 2 सदन हैं, 2 सदन का चयन होना है। तो जब नीट, क्लैट, सेट, गेट सब एक हो सकती है, तो इस देश में क्या एक चुनाव से, एक खिड़की से, एक प्रक्रिया से नेता चुनकर नहीं आ सकते? इसमें घबराना कैसा, सब भाग लो भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। कई बार हम लोग की बात हुई है इस मुद्दे पर, जब हम 2023 और 24 के चुनाव की बात करते हैं, तो जिस तरह से आपकी पार्टी में सक्रियता दिखाई दे रही है, अमित शाह जी के लगातार दौरे चल रहे हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री, हालांकि ये चुनाव का एक विषय है, पर इस बीच में ये भी चर्चाएं चलती रही कि शायद कुछ इसमें नया देखने को मिला। क्या नया यही है? देखिए बिल्कुल है, और सब कुछ बहुत नया दिखने वाला है। देखिए विशेष सत्र, हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि सरकार से पैसे से हम प्रथम परिवार की मौज कराएं। हम लोग इस प्रकार के दल नहीं है जी। तो आप सोचिए 5 दिन का सत्र आहूत किया गया विशेष, तो उस पर आपका पैसा खर्च होगा मनोज भाई जी। और वो पैसा खर्च होने के बाद यदि देश के नागरिकों को कुछ नहीं मिलता है, तो ये तो असफलता नेतृत्व की हुई ना। और हम लोग नहीं जाने जाते साहब इस काम के लिए। तो मुझे लगता है हम लोग जाने जाते हैं एक देश एक नागरिक के लिए, हम लोग जाने जाते हैं एक देश एक विधान के लिए, हम लोग जाने जाते हैं संवैधानिक सुधारों के लिए। जो कानून इरेलीवेंट हो गए हैं, उनने करीब 2200 कानून जैसे छोटे बड़े या तो रिपील किए हैं, मॉडिफाई किए हैं। तो सब मोदी जी तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले ना हुए थे ना मुझे कोई दिखाई देता है, तो इसलिए वो अपने टेन्योर का पूरा फायदा उठाते हुए देश को आगे बढ़ाने में। चलिए सर, आपके सवाल को लेकर ही मैं चलता हूँ। हमारे साथ हमारे न्यूज एड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा आप डॉक्टर साहब को भी सुन रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल पड़ी है 18 से 22 के बीच में, हम देख रहे हैं कि एक विशेष सत्र भी बुला गया। क्या माना जाए, कई बार हम लोग बात करते रहे शरद जी इस विषय पर, क्या कुछ नया होगा इस बार? क्या 23 के साथ 24 दिखाई देंगे? ये सब उसी का हिस्सा है। उसके पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा क्या है। देखिए, वो एक रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कहीं ना कहीं इस देश के मन में और इस देश के इतिहास में दर्ज होने की उनकी एक मंशा है। इसीलिए आप देखें कि बड़े फैसले, जिनको आप कहते हैं कि जो देश के लिए बहुत बड़े फैसले होते हैं, चाहे आप 370 की बात करिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, राम मंदिर भले ही बीजेपी से जोड़कर एक एजेंडा देखा जाता हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे कांग्रेस हो या तमाम जो राजनीतिक दल हों जो इस देश की सनातन धारा का सम्मान करते हैं, प्रताप भानु जी भी हमारे साथ हैं, कोई भी ये नहीं चाहता था कि वहाँ मंदिर का निर्माण ना हो जी। अब ये जो एक फैसला है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसका फायदा क्या है कि ये सब जानते हैं कि हम पूरे वर्ष भर हम चुनाव कराते हैं,
पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और अगर हमने चुनाव की इस प्रणाली को एक रूप कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। कितना समय लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, हमने बड़े बड़े आयोजन करके ये दिखाया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप इसमें पंचायत और सिविक बॉडीज इलेक्शन भी शामिल कीजिए, जिससे भले ही थोड़ी चुनौती और बढ़ जाए, लेकिन एक बार में लोग अपनी पसंद की सरकार, राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधियों को चुने। नहीं तो आप देखिए पूरे 5 साल चुनाव होते हैं जी। और ये भी कहा जाता है ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल है, ये, और पूरा अमला जो है, एक चुनाव की व्यवस्था रहती है जिसको आप कहते हैं फ्री बीज है साहब, फिर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अरे साहब, जो भी करना है आप 5 साल में एक बार कर दीजिए। और चूंकि एक नेशन की भी सरकार इसमें चुनी जाएगी और राज्यों की भी सरकार चुनी जाएगी, तो इसके बड़े फायदे हैं। एक जैसा माहौल रहेगा, एक जैसा परिवेश रहेगा। जी डॉक्टर वाजपेयी, एक चीज और मैं आपको ऐड करूं सर, आज के बदले परिवेश में देखिए ये बात भी सत्य में राजनीति को नहीं छोड़ सकता, जिसकी ओर मनोज जी बार बार इशारा कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दल आधिक्य में है, हमारे दल के पास सबसे ज्यादा बहुमत है, बाकी दलों के पास राज्यों में बहुमत है शरद जी। नेशनली वो ओमनीपोटेंट जैसे नहीं दिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो लोग थोड़े से नाराज होंगे, चिढ़ेंगे, लेकिन देश तो चलेगा ना साहब, देश तो आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आप बने रहिए, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक बयान और है डॉक्टर ओपी रावत साहब का, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं देश के। जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, आखिर तकनीकी तौर पर उनका क्या कहना, सुन लीजिए। इस पर कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई है जिसके आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा जा सके कि फायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ये आता है कि लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कर पाएं। चलिए, यही बात शरद जी भी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक वन इलेक्शन वन नेशन होता है तो बहुत सारी चीजें। जी, मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा आप लोग सुधीजन है। अक्टूबर 2015 में पहली स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी जा चुकी है जो इसके पक्ष में है, तो इसीलिए स्टडीज हो रही हैं और उनके रेफरेंसेस भी हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये विषय कहीं अचानक आया है। निश्चित तौर पर देखिए, आप मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, आप किसी तरह इस पूरी प्रक्रिया से अच्छे तरीके से दिसंबर में आप सरकार बना लेते हैं, 2 महीने बाद फिर आप आचार संहिता की तैयारी में चले जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, और यही स्थिति है कि फिर एक राज्य में फिर घोषणाएं बंद हो जाती हैं, फिर जनहित के उस तरह के कार्य जिनको माना जाता है कि इससे जनता प्रभावित होगी। तो आपको सच बात है कि पूरे 5 साल भैया एक ही एजेंडा हो ना, प्रशासन का और सरकार का, चुने हुए नुमाइंदों का, कि आप जनता के हित में सोचिए। नहीं तो अभी इधर देश का कुछ और मूड है, इससे कोई बीजेपी को फायदा हो जाएगा ये बात नहीं है। देखिए, इस देश का जो चरित्र है एक बहुरंगी लोकतंत्र का, वो वैसा ही रहेगा जैसा उसका चरित्र है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि इससे कोई बीजेपी को बड़ा लाभ हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा साहसिक फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन, और आपको इन प्रश्नों से आंख तो मिलाना ही चाहिए साहब। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आप इन सवालों को अगर इसलिए गुम कर देंगे कि इससे राजनीतिक लाभ क्या हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने में सब बीजेपी कर देगी। मुझे लगता है कि आने दीजिए प्रस्ताव, अगर आता भी है अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कमेटी बनी है, क्या ये सत्र उसी के लिए आहूत किया जा रहा है, ये सब बातें तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इन प्रश्नों से आपको 2-4 तो होना पड़ेगा साहब। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आपके पास इतना आकांक्षी लोकतंत्र है, तो आपको अपने को बेहतर करना ही चाहिए। भानु शर्मा जी जैसा कह रहे हैं, शरद जी भी कह रहे हैं और आपने सुना, रावत साहब को भी सुना, इसमें बुराई क्या है सर? देखिए, इसके तरीके में बुराई है सनी जी। जी, सब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो हमारे शरद जी हों चाहे रावत जी हों, पर रावत जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि इस बारे में अभी कोई प्रारूप नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई। और लोकतंत्र क्या होता है, इस वेल डिफाइंड है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, नॉट बाय द वन पर्सन, नॉट बाय द डिक्टेटर, नॉट फॉर वन पर्सन।
तो इसलिए इस डेमोक्रेसी की परिभाषा के अनुसार ही चलना चाहिए, संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। अहंकारी तरीके से या डिक्टेटरशिप तरीके से कोई चीज जनता पे या डेमोक्रेटिक संस्थाओं पे नहीं थोपना चाहिए। शरद जी ने डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दे दी। और डेमोक्रेसी क्या है? आप राज्यों को विश्वास में लीजिए, अपोजिशन पार्टी को विश्वास में लीजिए। तो सर ये तो सब इसके हिस्सा होंगे सर। आगे जैसे ही शरद जी का कहने का मकसद भी यही होगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये सब होगा। शर्मा जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि इस देश में जब भी सरकारों ने कथित रूप से मनमाने फैसले लिए हैं तो जनता ने उसको दुरुस्त भी किया है सर। आप इस देश की जनता की विजडम पे सवाल नहीं उठा सकते जी। उस पर डिबेट क्यों नहीं कराई गई? 2015 में जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, आज तक रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं आई? उस पर डिबेट होना चाहिए था, जनता को सर्कुलेट करना चाहिए था, स्टेट को सर्कुलेट करना चाहिए था। संसद का सत्र बुलाया ना शर्मा जी, सर चीन को तो नहीं बुलाया ना। सर सुन, एक मिनट लौट रहा हूं सर आपसे जी। कलिए सर अपनी बात कीजिए। क्या होता है ये हिटलर जबरदस्ती बोल रहे हैं, संसद का सत्र बुलाने में कौन सा लोकतंत्र का ममता से कहूंगा, कहिए बोलते हैं कहिए सर। सांसद रहे आप, बोलते हैं लोकतंत्र। ऐसी एक कदम बताइए जिससे लोकतंत्र का ब्रीच हुआ, संविधान का ब्रीच हुआ। व्याख्या नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलते हैं। 2000 आप सांसद रहे, सदन के सदस्य, आप अपनी बात कहिए। डॉक्टर मैं आग्रह करूंगा कि वो शांति से अपनी बात कहें। शर्मा जी आप अपनी बात कह दीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए सर। आप कहिए, आप जो कहना चाह रहे हैं कहिए आप अपनी बात। प्रताप भानु जी, मैं साफ कह रहा हूं, यदि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2015 में आ गई थी तो उसे जनता के सामने डिस्क्लोज कर देना चाहिए था, संसद में रखी गई थी साहब, चाहिए था। जनता दैट वाज नॉट द सीक्रेट डॉक्यूमेंट। संसद में रखी गई थी अक्टूबर में, 15 अक्टूबर या 13 अक्टूबर तारीख है जी, सत्र में रखा गया था उसको, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। सुनने का भी मौका नहीं है आपने, गजब हो गया। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, कुछ भी बोल रहे हैं। आप बोलते सुनो सर, आपने बात कही ना सर। आप कुछ भी बोलेंगे और आप बोलते सुनो। प्रताप भानु शर्मा जी, मुझे बड़ा मनोज जी दुख है अक्टूबर सर 2015 में संसद में रखी गई है। हम लोकतंत्र में हैं और हम अगर इस तरह की बहस में इस तरह से बात करेंगे, ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से कम से कम चर्चा तो कर पाए सर हम। सर इतना आवेश आवेग क्यों है साहब? क्या लोग जो देख रहे हैं उनके सामने क्या मैसेज है हमारा? शर्मा जी, हम चर्चा ही तो कर रहे हैं सर। आप तो बहुत अलग तरह के व्यक्ति, हम सुनने तैयार नहीं है सामने वाला। नहीं आप बोलिए, सुन रहे हैं सर, सुन लिया आप जी। शरद जी इनकी सुन लो पहले, फिर हमसे पूछ लेना। शरद जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या ये मेरा ये कहना है कि देखिए लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, ये जैसा शर्मा जी ने बखूबी कहा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से संचालित लोकतंत्र है। यहाँ सरकारों को भी अगर उनकी कोई गलत डीड्स हैं सो कॉल्ड, तो उसको दुरुस्त करने का काम जनता ने किया है। और हम दुनिया के ऐसे महान लोकतंत्र हैं, मैं फिर लोकतंत्र की बात करूंगा, भले ही कहा जाए, दुहाई दी जाती है, हम बहुत शांति से सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 10 साल का यूपीए हटता है, कोई विरुद्ध विद्रोह नहीं होता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं आग नहीं लगाता, सड़क पर नहीं उतरता। और इसी तरह बीजेपी की सरकार 6 साल की हटती है जब 2004 में, तो वो नहीं करता। ये हमारे बड़प्पन है और ये संसद की प्रक्रिया है, विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। वो कहेगा, उसको भी रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, जो चीजें वो रखेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जी बस एक अंतिम लाइन में बस एक कहना चाहता था, कह दीजिए एक अंतिम लाइन। देखिए लोकतंत्र और संविधान का कहीं पर भी ब्रीच नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें कैसे चुनी जाएगी, इसके लिए चुनाव होते हैं, चुनाव में सुधार होते रहते हैं। चुनाव में कभी बैलेट से होता था, ईवीएम से हो रहा है, तो चुनाव प्रक्रिया है जिससे कि लोकतंत्र जन्म लेता है। तो लोकतंत्र की आप मान के चलिए कोई टच नहीं कर रहा। और संसद का सत्र बुलाया है, यहाँ कोई अध्यादेश नहीं निकल गया है, संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें चर्चा होगी। इसी तरह 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण है जो आप लोग चला रहे हैं बार बार। तो मैं नहीं समझता कि उसको इतने गुस्से में देखना चाहिए। जब ये देश बना था तब संविधान पर भी शरद जी चर्चा हुई थी, 750 से अधिक बैठकें हुई थी, जैसा मुझे ध्यान 731 है, ऐसे ही कुछ। नहीं, हम भी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि जो बातें हैं वो आना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से हो या विपक्ष की तरफ। जी और सब एक दूसरे को सुने, बोलें। ये आरोप लग सकते हैं कि बोलने नहीं दिया गया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ऐसी कोई भी चीज है तो जनता उस पर सबसे बड़ी निगरानी, सतर्क प्रहरी जनता है। वो सब देख रही है, वो कांग्रेस को भी चुनती है,
वो बीजेपी को भी चुनती है। आप जनता की विजडम पर भरोसा रखिए, क्योंकि लोकतंत्र की ये मशाल इसीलिए जलती। शर्मा जी बोल लीजिए जल्दी से। जी सर बोलिए सर। जी प्रताप भानु शर्मा, मुझे बहुत 30 सेकंड। सिर्फ ये कहना है कि कोई भी संविधान संशोधन अध्यादेश से नहीं होता। ये हमारे छोटे भाई के लिए जानकारी देना चाहूंगा। कौन ला रहा अध्यादेश? और दूसरी बात ये है कि जो ओपी रावत जी ने और हमारे इन्होंने कहा है शरद जी ने, वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है और करना चाहिए जैसी आवश्यकता हो, परंतु ऐसा एकदम से ऐसा सरप्राइज करके विषयांतर नहीं करना चाहिए। उसको राज्यों का बहुमत है, राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। एक एलिमेंट है जो राजनेताओं का, मुझे लगता है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ा है जी, सबसे बढ़िया चीज है। 2015 में स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, उसके अध्यक्ष आपके विपक्ष के नेता होते हैं। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा आपकी बातों में, बिल्कुल निश्चित रूप से। ये तो सिर्फ अभी चर्चा चल रही है, क्या 18 से 22 के बीच में, बिल्कुल अभी तो आने दीजिए। और किसने कह दिया अध्यादेश आ गया कि आखिर है क्या, और ये चर्चाएं चलती रहेगी। यही लोकतंत्र का सबसे, अरे कौन ने कहा अध्यादेश आ गया सर? नहीं कहा। धन्यवाद सर मनोज जी, किया गया डॉक्टर हितेश वाजपेयी और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन देश में, चलिए चलते चलते जरा सुन लेते हैं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर कुछ और भी बयान सामने आए, सुन लीजिए। संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था, और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं। चलिए, जैसा ओपी रावत साहब कह रहे हैं कि 82-83 में इस तरह का एक सुझाव दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन उस पर विचार नहीं हुआ, या जो विचार हुआ तो वो उस परिणति तक नहीं पहुंचा कि आखिर होना क्या चाहिए था। लेकिन एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन की, आगे क्या होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर तक का। इस सत्र में क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कुछ विधेयक पर तो चर्चा होना ही है, पर यह दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले बहस गर्म है, चर्चाएं गर्म है। आगे क्या होगा, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज में। नमस्कार।